गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का 39वां सेट है। इसमें 7 क्वेश्चन हैं और 7 क्वेश्चन इकोनॉमी का ही है। कुछ ट्रेडिशनल इकोनॉमी है और कुछ करंट इकोनॉमी से भी क्वेश्चन को रखा गया है। देखते हैं क्या क्या है आज। किसी मुक्त अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारित होती है, किस आधार पर होती है ना। मुक्त अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था होती है और बाजार अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत कोई कीमत होती नहीं है, बल्कि बाजार कारक पर तय होती है। बाजार कारक यानी मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म में मांग और आपूर्ति शामिल होती है। यानी एक मुक्त अर्थव्यवस्था में, बाजार अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत उसकी मांग और उसकी आपूर्ति पर तय होता है। यदि आपूर्ति कम हो और मांग अधिक हो तब वस्तु और सेवा की कीमत घट जाती है, और यदि आपूर्ति, उल्टा बोला गया है, फिर से बोल देते हैं, यदि आपूर्ति कम हो, मान लो आपूर्ति कम है और आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक है, तो क्या होगा? कीमत बढ़ेगी। और यदि आपूर्ति अधिक है और मांग कम है तो कीमत में कमी आती है। बाजार का यही एक नियम होता है। बाजार मांग और आपूर्ति पर ही चलता है। कभी सब्जी लाने जाइए, जो सब्जी 1-2 स्टॉल पर है वो सब्जी भी इतराता रहता है कि आज हम महंगा बिकेंगे, क्योंकि आपूर्ति कम है। जो प्रत्येक स्टॉल पर दिख जाएगा उसकी कीमत सामान्य तौर पर कम होती है। तो जैसी आपूर्ति जैसी मांग, वैसे ही वस्तु या और सेवा की कीमत। नहीं तो मांग और आपूर्ति यानी बाजार कारक की अंतःक्रिया पर, मांग और आपूर्ति की अंतःक्रिया पर ही खुली अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा की कीमत निर्धारित होती है ना। सबसे ज्यादा जैसे दुल्हा के बाजार में सरकारी नौकरी वाला की आपूर्ति कम है, मांग जबरदस्त रहती है, तो सबसे अधिक मूल्य पर वो बिकते हैं। नहीं, जैसे ही लगा बीपीएससी का सर्टिफिकेट, देखो कैसे मांग बढ़ी हुई है, मूल्य भी बढ़ा रहता है। तो हर बाजार में, चाहे वो वस्तु का बाजार हो, सेवा का बाजार हो, विदेशी मुद्रा का बाजार हो, कीमती धातुओं का बाजार हो, हर जगह मांग और आपूर्ति ही उसकी कीमत को तय करता है ना। तो यही उसका उत्तर होगा। मुद्रास्फीति के दबाव में कीमत तो बढ़ना ही है। पूर्ण रोजगार भी रहेगा तो कीमत बढ़ेगा। 2 विकल्प एक ही हो गया है। अब याद नहीं है कि हम चौथा विकल्प दिए क्या थे, तो इसको हटा दीजिए। यानी खुली अर्थव्यवस्था में, मुक्त अर्थव्यवस्था में, बाजार अर्थव्यवस्था में, यूं कह सकते हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तीनों लगभग एक ही हो जाता है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था ही है, मुक्त अर्थव्यवस्था ही होती है। वो सरकार कीमतों के निर्धारण में हस्तक्षेप नहीं करती है ना। दूसरा, जिस मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस में वस्तु बिकती है
वह कौन सा मूल्य कहलाता है ना। यहां पर एक विकल्प है वसूली मूल्य। वसूली मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार अपनी जन वितरण प्रणाली की दुकानों एवं बफर स्टॉक के लिए सामान खरीदती है, अनाज खरीदती है। ये एमएसपी से थोड़ा अधिक होता है ना, इसलिए वसूली मूल्य नहीं होगा। जिस मूल्य पर सरकार, लिख लो इसको, सरकार जन वितरण प्रणाली एवं बफर स्टॉक के लिए अनाज खरीदती है। ये वसूली मूल्य होता है और वसूली मूल्य का निर्धारण सीएसीपी के द्वारा ही किया जाता है। एमएसपी का सीएसीपी ही करता है, इसका भी सीएसीपी, वसूली मूल्य का निर्धारण भी सीएसीपी ही करता है। और एक बात और भी है कि वसूली मूल्य हमेशा एमएसपी से अधिक होता है। अधिक होता है एमएसपी से, क्योंकि ये सरकार की जरूरत की खरीदारी होती है। एमएसपी तो सामाजिक कल्याण के लिए दिया जाता है कि किसानों को घाटा न हो, लेकिन वसूली मूल्य पर सरकार अनाज अपने जरूरत के लिए खरीदती है, इसलिए मूल्य इसका एमएसपी से अधिक ही होता है। बाजार मूल्य, जब वस्तु की कीमत बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्धारित होती है उसे बाजार मूल्य कहा जाता है ना। जब कीमत मांग और आपूर्ति पर निर्धारित होता है, ये बाजार मूल्य होता है। जो पीडीएस में वस्तुएं बिकती हैं वो मांग और आपूर्ति पर नहीं बिकती हैं, है ना। कहीं से भी कोई मांग और आपूर्ति का कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं है वहां। तीसरा है निर्गम मूल्य। इस मूल्य पर सरकार अनाज एवं अन्य वस्तुएं एफसीआई को उपलब्ध कराती हैं जन वितरण प्रणाली के लिए। तो वह मूल्य जिस पर सरकार अनाज एवं अन्य वस्तु एफसीआई को जन वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध कराती है, ये निर्गम मूल्य कहलाता है ना। तीन तो यही होगा। पीडीएस में जो वस्तुएं बिकती हैं उसका मूल्य सरकार तय करती है। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित हुआ है उसी में इस बात का प्रावधान है कि गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो लाभार्थी को दिया जाएगा। सरकार ने तय किया है, संसद ने स्वीकृति दिया है। और सरकार अगर किसी वस्तु या सेवा का मूल्य तय करती है उसे प्रशासित मूल्य या एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस कहा जाता है। जब बाजार की मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तु की सेवा तय न होकर सरकार के द्वारा तय किया जाता है उसे ही प्रशासित मूल्य कहते हैं। तो पीडीएस सिस्टम में वस्तुएं जो बिकती हैं वो प्रशासित मूल्य पर ही बिकती हैं, है ना। इसको इस रूप में लिख लीजिए। जब वस्तु
वस्तु एवं सेवा की कीमत बाजार की मांग एवं आपूर्ति के आधार पर न होकर सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रशासित मूल्य कहलाता है। तो पीडीएस सिस्टम में जो भी वस्तु या सेवा उपलब्ध बेची जाती है, सरकार, सेवा तो बिकती नहीं है, वस्तु ही बिकती है और वो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिकती है, इसलिए प्रशासित मूल्य ही होगा, है ना। तो इसका उत्तर प्रशासित मूल्य होगा। न वसूली मूल्य होगा, न निर्गम मूल्य होगा, न बाजार मूल्य होगा, प्रशासित मूल्य होगा इसका उत्तर, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुएं बेची जाती हैं। वहाँ 2 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, उसमें भी अभी कोई मूल्य नहीं लेना है और देते जाना है 5 किलो, है ना। अभी तो फिलहाल वही चल रहा है और लगता है कि 28 या 29 तक मोदी साहब ने कर दिया है कि फ्री ही चलेगा। तीसरा, कौन सा मूल्य न्यूनतम मूल्य है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम कीमत का उदाहरण माना जाएगा? कौन है भाई? भारत में धान एवं गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये मूल्य ही न्यूनतम मूल्य है। उर्वरक खरीदने के लिए किसानों को दी गई आर्थिक सहायता, यह मूल्य नहीं होता है, सब्सिडी होती है। जब सरकार आर्थिक सहायता देकर उसकी कीमत को कम करती है ना। राशन की दुकानों से वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों द्वारा किया गया व्यय, ये राशन की दुकान यानी वही जन वितरण प्रणाली की राशन की दुकान है और इसे कहा जाता है प्रशासित मूल्य। देखते होंगे बोर्ड लगा रहता है, सस्ते राशन की दुकान। जन वितरण प्रणाली लोग कहाँ लिखते हैं? सस्ते राशन की दुकान ही लिखते हैं। तो सस्ते, ये प्रशासित मूल्य पर बिकता है, न्यूनतम मूल्य नहीं है। भारत में बिक्री की गई वस्तुओं के पैकेटों पर अधिकतम खुदरा मूल्य, ये एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। न्यूनतम मूल्य नहीं होता है, इसके साथ ही मैक्सिमम लगा हुआ है ना। तो लेकिन धान गेहूं एवं 23 एवं नहीं है, 23 कृषि उपज का वह मूल्य जिस पर सरकार उसे किसानों से खरीदती है। यही न्यूनतम मूल्य है। नहीं, इसके बाद तो एक सब्सिडी है, दूसरा है ना, सब्सिडी है, प्रशासित मूल्य है और अधिकतम मूल्य है वो।
भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है। ये जनसंख्या के आधार पे तय होता है, कार्य करने के आधार पे जनसंख्या 3 प्रकार की होती है। पहला बाल जनसंख्या, 15 वर्ष तक, 15 वर्ष की आयु तक। दूसरा कार्यकारी जनसंख्या, 15 से 60 वर्ष की आयु। और तीसरा वृद्ध जनसंख्या, 60 और उससे ऊपर। है ना। इसमें से बाल जनसंख्या और वृद्ध जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जनसंख्या का ये भाग अपने पालन पोषण के लिए कार्यकारी को ही कार्यशील भी कहा जाता है। कार्यकारी जनसंख्या पर निर्भर होता है। अगर ये इस जनसंख्या से कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात अधिक है तब निर्भरता वाला अनुपात जनसंख्या का कम होता चला जाएगा। भारत में कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार 68% से अधिक है, जबकि बाल एवं वृद्ध जनसंख्या लगभग 32% ही है। इसीलिए निर्भरता अनुपात घट रहा है ना। तो इसको इस रूप में बनाकर यही 3 है, 1 2 3, 15 वर्ष तक, 15 से 60 है, 60 से अधिक। अगर 1 + 3 2 से कम है तब निर्भरता अनुपात में कमी, और 1 + 3 अगर 2 से अधिक हैं तो निर्भरता अनुपात में वृद्धि। और ये जो होता है पहली वाली स्थिति, जब निर्भरता अनुपात में कमी आती है, इसी को जननांकीय लाभांश भी कहा जाता है। तो जननांकीय लाभांश यही है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा
सापेक्षतया अधिक है, बाल जनसंख्या अधिक है तो गलत हो जाएगा। वृद्ध जनसंख्या अधिक है तो ये भी गलत हुआ। कार्यकारी जनसंख्या अधिक है, ये सही हुआ। कार्यकारी और बाल जनसंख्या और वृद्ध जनसंख्या अधिक है तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। भारत में कार्यकारी जनसंख्या कितनी है? सर कार्यकारी जनसंख्या भारत में, एक्स्ट्रा पेज चला गया, भारत में लो उसी पेज में लिख देते हैं। भारत में कार्यकारी जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 68% है ना। तो यही उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर सी होगा, है ना। उत्तर तो कर दिए हैं। अब यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट या सूचकांक 2023-24 के आधार पर भारत के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देख लीजिए, 1993 देशों की सूची में भारत का स्थान 2022 में 134वां था। ये तो सही है, 134वां स्थान ही है। हम लोग विकसित राष्ट्र बनने का दावा रोज करते हैं, विकसित राष्ट्र एट द रेट ऑफ 2047, मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पे है, सही है। 2022 में भारत के मानव सूचकांक का स्कोर 0.9593 है। यही गलत हमने किया था, ये स्कोर 0.644 है। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था, पढ़े रहिएगा तभी उत्तर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। असत्य ही खोजना है तो यही है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में जीवन प्रत्याशा एवरेज एज 67.7 है, ये सही है ना। अब वहां पर ये था नहीं कि स्त्री पुरुष का क्या था, लेकिन भारत में हमेशा स्त्रियों की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक ही रही है, तो उनका अधिक ही होगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,951 रुपया बताई गई है, तो ये भी सही है। तो 0.644 स्कोर था भारत का, वही उत्तर सही होगा, है ना। और सब सही है। थोड़ा इस रिपोर्ट को एक बार और देख लीजिएगा, इससे और भी क्वेश्चन बनेगा तो हम अगले किसी टेस्ट में जरूर पूछ लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 में भारत में आयातों के प्रमुख स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 4 देश है, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और चीन। बताया गया है कि सबसे ज्यादा कहां से आयात हुआ है। महिला का 73 हो गया जी, या पुरुष का कितना है? अच्छा देख लीजिएगा बाद में। भारत में आयात के मामले में ऐसे लिख लीजिए, भारत में आयात
किन देशों से सर्वाधिक होता है? पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पर यूएई है और चौथे नंबर पे यूएसए है। यही क्रम है, 4 गो से ज़्यादा क्या पूछेगा, है ना। तो यही क्रम बनेगा, सबसे ज़्यादा चीन से, तो 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। हालांकि निर्यात के मामले में भारत सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को करता है। निर्यात वाला भी क्वेश्चन किसी दिन बनाकर लाएंगे। अभी आयात है, सबसे ज़्यादा आयात चीन से होता है, इसीलिए भारत का चीन के साथ व्यापार संतुलन अच्छे खासे मात्रा में घाटे में रहता है। दूसरा, उसके बाद रूस से आयात हुआ है। इधर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पेट्रोलियम की एक बड़ी खेप वहाँ से आ रही है, साथ में हथियार वगैरह भी आता है। भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश वही है, तो बजट वहाँ का अच्छा खासा हो जाता है। तीसरा यूएई का स्थान है, और हाल के दिनों में यूएई के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ा है। लगता है कि 2023 में यूएई के जो भी वहाँ के सुल्तान या जो भी होते होंगे सर्वोच्च अधिकारी जो हैं, और भारतीय प्रधानमंत्री के बाद बीच 5 से 6 बार या लगता है उससे भी अधिक बार मुलाकात हुई थी। तो घनिष्ठता लगातार बढ़ रहा है ना। तो एक बड़ा व्यापारिक साझेदार यूएई होता जा रहा है, और चौथे नंबर पर अमेरिका है। तो यही इसका उत्तर होगा। भारत के निर्यात बास्केट का एक प्रमुख उत्पाद समूह कुछ देशों में मानक से अधिक घातक रसायन पाए जाने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। वह उत्पाद कौन है ना। 2 देशों ने रोक लगाया है। ये रोक एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण लगाया गया था। वो 2 देश हैं, हांगकांग तो देश है भी नहीं जी, तो चीन के अंदर में है, लेकिन स्वायत्तता इसको मिली हुई है। हांगकांग और सिंगापुर, इन 2 देशों ने लगाया है। रसायन का नाम है इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ही ज़्यादा पाई गई है, जिसकी वजह से इन्होंने रोक लगाई है। और ये उत्पाद हैं मसाला, जो एमडीएच का भी है और एवरेस्ट का भी है, दोनों का है। तो यही होगा। एमडीएच वाले बुढ़ाओ पिछले साल लगता है मरे थे, है ना। तो इनके उत्पाद पर भी लगा है, मसाले पर ही लगा है। और मसाला का हमको लगता है देश में सबसे दो ही ब्रांड कंपनियां हैं जो मसाले की सप्लाई करती हैं पूरे देश में, एमडीएच और एवरेस्ट। तो इन्हीं के उत्पाद पर हांगकांग और सिंगापुर में रोक लगी है। एथिलीन ऑक्साइड नामक रसायन अधिक थे उसमें, है ना। तो यही 7 क्वेश्चन थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी मुक्त अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा की कीमत बाजार कारक यानी मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। सरकार का कीमतों के निर्धारण में हस्तक्षेप नहीं होता है। तो मांग और आपूर्ति, इसी को बाजार कारक मार्केट मैकेनिज्म कहते हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं या बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, इसमें वस्तु और सेवा की कीमत मांग और आपूर्ति पर ही तय होता है ना। अपने यहाँ थोड़ा बहुत नियंत्रण है, पीडीएस प्रणाली प्रशासित मूल्य पर ही चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जिस मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में वस्तुएं बिकती हैं उसे प्रशासित मूल्य कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस कहा जाता है।
वह मूल्य जिसका निर्धारण सरकार करती है प्रशासित मूल्य कहा जाता है। इतिहास में पहला प्रशासित मूल्य का उदाहरण अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति थी, नहीं थी, जिसमें गेहूं चावल सबका कीमत उसने तय कर दिया था सरकार द्वारा। ठीक है, सैनिक छावनियों में ही था लेकिन लागू था वहां। तो ये प्रशासित मूल्य कहलाता है, जिस मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाएं जब वस्तु या सेवा की कीमत बाजार द्वारा तय न होकर, बाजार की मांग और पूर्ति द्वारा तय न होकर सरकार स्वयं तय करती है, उसे ही प्रशासित मूल्य कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही वस्तुएं बिकती हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ भी प्रशासित मूल्य के तहत ही बिकता है, उर्वरक भी प्रशासित मूल्य के तहत ही बिकते हैं, है ना। न्यूनतम कीमत का उदाहरण है जो 23 कृषि उत्पाद सरकार के द्वारा किसानों से खरीदे जाते हैं, वो न्यूनतम मूल्य का उदाहरण है। सरकार जो उर्वरक पर आर्थिक सहायता देती है सब्सिडी कहलाता है। राशन की दुकानों में वस्तुएं खरीदने के लिए जो उपभोक्ता व्यय करते हैं वो प्रशासित मूल्य कहलाता है। और वस्तुओं जो बाजार में वस्तुएं बिकती हैं उसके पैकेट पर मूल्य अंकित रहता है, वो अधिकतम मूल्य होता है, उससे ज़्यादा उस वस्तु का मूल्य नहीं वसूल किया जा सकता है ना। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि कार्यकारी जनसंख्या बाल एवं वृद्ध जनसंख्या से अधिक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार जो संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है, यूनिट जो जारी करता है, उसके अनुसार भारत में कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात 68% से अधिक है, जबकि बाल एवं वृद्ध जनसंख्या दोनों मिलाकर 32% के आसपास ही आते हैं। तो चूंकि कार्यकारी जनसंख्या अधिक है तो निर्भरता अनुपात भी घटेगा, क्योंकि बाल एवं वृद्ध जनसंख्या को आश्रित या निर्भर जनसंख्या ही कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या का यह भाग अपने पालन पोषण के लिए कार्यकारी जनसंख्या पर निर्भर होते हैं, है ना। तो इसलिए निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात अधिक है। तो यही है कार्यकारी जनसंख्या, 15 से 59 वर्ष की आयु की जनसंख्या, और इसकी हिस्सेदारी 68% से अधिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में। यूएनडीपी द्वारा जो मानव विकास सूचकांक एसडीआई जारी किया जाता है, जो 3 मानदंडों पर जारी होता है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा, इस 3 के आधार पर ही जारी किया जाता है। इसकी रिपोर्ट जो आई है 23-24 की, जिसमें 2022 की स्थिति का आकलन किया गया है, उसमें भारत का स्थान 134वां है। भारत का स्कोर उसमें 0.644 है। जीवन प्रत्याशा भारत में 67.7 वर्ष बताई गई है, और भारत में प्रति व्यक्ति आय डॉलर के हिसाब से 6,951 कही गई है। तो ये वाला गलत था। 2023-24 में भारत के प्रमुख आयातक देशों में पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है, और चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका रहे हैं, है ना। चीन, रूस, यूएई और यूएसए, यही क्रम है भारत को निर्यात करने वाले देशों की, या जिन देशों से भारत वस्तुओं का निर्यात करता है, इनका क्रम यही है, चीन, रूस, यूएई और अमेरिका। और अंतिम क्वेश्चन, भारत के निर्यात बास्केट का प्रमुख उत्पाद समूह कुछ देशों में मानक से अधिक घातक रसायन पाए जाने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। उत्पाद कौन है? यह प्रतिबंधित हुआ है सिंगापुर और हांगकांग में। एथिलीन ऑक्साइड नामक रसायन के अधिक होने के कारण। ये मसाले हैं जो एमडीएच और एवरेस्ट कंपनी के हैं। इसी पर
हांगकांग और सिंगापुर ने रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो आज यही 7 क्वेश्चन था। आज की कहानी समाप्त होती है। कल और परसों तो सेशन नहीं रहेगा, क्लास नहीं रहेंगे। मंडे को फिर रहेगा, फिर 7 क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।